माता पिता अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए ढेर सारे रुपए पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन उनकी बेटी की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन ये है और यहाँ के लिए इलाज करवाने के पास उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। पिता एक व्यक्ति से कर्ज लेने के लिए बोल रहे थे और इसी वजह से वो लोग इस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आ गए थे। वह यहाँ पर इलाज कराने लगते हैं, लेकिन जिससे उसके पिता कर्ज लेने के लिए बोल रहे थे वह व्यक्ति कर्ज देने से मना कर देता है और तब तक बेटी का इलाज भी हो गया था। अब हॉस्पिटल का बिल आना था और इस बात को सोच सोचकर माता पिता काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। लेकिन तभी जैसे ही हॉस्पिटल का बिल आता है तो उसके बाद माता पिता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से इस हॉस्पिटल का बिल कम से कम 7 से 8 लाख रुपए होना चाहिए था, लेकिन उनका बिल बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वहां पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। जैसे उस चिट्ठी को उस लड़की की मां पढ़ती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद सीधा डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंच जाती है। कौन थे डॉक्टर साहब और किस वजह से इतना इलाज करवाने के बाद इनका बिल नहीं आया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंडीगढ़ के एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक 15 साल का लड़का, जो कि अच्छे से उन्हें कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन वह वहां पर खिलौने बेच रहा है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमा रहा है। तभी वहां से एक महिला जिसका नाम अनीता होता है, वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी और अचानक से उस सिग्नल पर जैसे उसकी गाड़ी रुकती है तो उस लड़के पर उसकी नजर पड़ जाती है और यह बड़ा ही अटपटा सा उसे लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जो खिलौने वगैरह बेचा करते हैं या सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगा करते हैं वह काफी बुरी कंडीशन में हुआ करते हैं। लेकिन यह लड़का अच्छे से उसने ड्रेस पहन रखी थी और देखने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह इसका रोज का काम है। इसके बाद जो अनीता होती है वह थोड़ी देर तक उस लड़के की तरफ देखकर सोचती रहती है, लेकिन जैसे सिग्नल ग्रीन होता है तो उसके बाद ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन तभी वह महिला ड्राइवर को गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहती है। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा देता है और अनीता अपनी गाड़ी से उतरकर उस बच्चे के पास पहुंच जाती है जो कि अच्छे से कपड़े पहनकर वहां पर खिलौने बेच रहा है। जैसे अनीता वहां पर जाती है तो वह बच्चा जो 15 साल का था, जिसका नाम संदीप था, वह कहने लगता है कि हाँ मैडम बताइए आपको कौन सा खिलौना चाहिए, आपके भी घर में बच्चे होंगे ना, और बच्चे खेलेंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। इस बात को देखकर जो अनीता होती है वह उससे कहने लगती है कि नहीं बेटा मुझे खिलौना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम रोज रोज यहाँ पर खिलौने बेचा करते हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अब इस बात को सुनकर जो लड़का संदीप होता है वो पहले तो उनसे कहता है कि नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैडम उसके चेहरे के हाव भाव को भाप जाती है और उससे पूछने लगती है बेटा अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं उसमें तुम्हारी मदद कर दूं। तभी जो संदीप होता है वो हिचकते हुए उन्हें बताने लगता है, कहता है कि मैडम वैसे तो मैं स्कूल में पढ़ा करता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गया हूं उस दौरान डॉक्टर ने बताया है कि इनकी लंबी दवाइयां चलेंगी और दवाइयों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसी वजह से मैं यहां पर सिग्नल पर खिलौने बेचकर कुछ पैसे जुटा रहा हूं ताकि मैं अपनी मां का इलाज करवा सकूं, क्योंकि घर के खर्च के लिए और मेरी फीस के लिए तो पैसे पुश्तैनी जमीन से आ जाया करते हैं, लेकिन मां की दवाइयों का जो खर्चा है वह वहां से नहीं निकल पाता है। मैंने तो मां से कहा था कि मैं पढ़ाई को रोक देता हूं, लेकिन मां ने मना कर दिया और कहा कि नहीं बेटा तू पढ़ाई जरूर करेगा, जो तेरे पिता का सपना है वो तुझे पूरा करना है। अब इस बात को कहते कहते जो संदीप होता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इन आंसुओं को देखकर अनीता समझ जाती है कि बच्चा बहुत ज्यादा परेशानी में है। इसके बाद वह उससे पूछने लगती है उसकी जिंदगी के बारे में, तो जो संदीप होता है वह अपनी पूरी कहानी अनीता को बता देता है। कहता है कि हम लोग पहले से ऐसे नहीं थे, हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी जिया करते थे। पिता मेरा एक बिजनेस किया करता था और उस बिजनेस के चलते हमारा परिवार खुशियों के साथ समय बिता रहा था, लेकिन तभी अचानक से दिल की बीमारी में पिताजी की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे पिताजी की मौत होती है तो उनके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और बिजनेस के ऊपर कर्ज दिखाकर उस घर को भी बिचवा दिया जिस घर के अंदर हम लोग खुशी से रहा करते थे। उसके बाद मैं और मेरी माँ एक किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहकर अपना जीवन जीने लगते हैं। वो तो पिताजी की कुछ पुश्तैनी जमीन गांव में रह गई थी जिसे उन्होंने नहीं बेचा था और कहा था कि मुसीबत के समय में ये जमीन काम आएगी और उस जमीन
रूटीन से हम अपनी जिंदगी का व्ययन करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ हम लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे मैं 10वीं क्लास में होता हूं, उसी दौरान मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगती है। अब माँ पहले तो इस बात को मुझे नहीं बताती है, लेकिन एक दिन मैं उन्हें कुछ दवाई खाते हुए देख लेता हूं और उसके बाद जब मैं उनसे पूछता हूं तो वह पहले तो बहाना बनाती हैं, लेकिन मैं अब घर का जिम्मेदार था तो इसी वजह से मैं माँ को पास ही के क्लिनिक पर ले जाता हूं। और जैसे डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो वे बताते हैं कि आपकी माँ को काफी गंभीर बीमारी है और इसका इलाज काफी दिनों तक चलेगा और बड़ी महंगी दवाइयां आएंगी। इसके बाद जो माँ होती है वह तो इलाज करवाने से मना करती है, लेकिन मैं माँ से कह देता हूं कि माँ अगर तुम इलाज नहीं करवाओगी तो मैं भी पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा और मैं भी ऐसे ही घर के अंदर बैठ जाऊंगा। इसके बाद माँ इलाज कराने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो मेरे सामने एक शर्त रख देती है कि मैं तभी इलाज कराऊंगी तब तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करोगे और पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी जी नहीं चुराओगे। इसके बाद मैं माँ से कहता हूं कि ठीक है माँ, लेकिन तभी माँ कहने लगती है कि बेटा इलाज तो मैं करा लूं, लेकिन पैसे कहां से आएंगे। तो बेटा कहता है कि माँ उस चीज की आप चिंता मत करो, ये बहुत बड़ा शहर है और यहां पर सुना है सबके पेट भर जाया करते हैं, तो हमारा पेट तो बड़ा ही छोटा है तो हमारा भी भर जाएगा। इसके बाद जो संदीप होता है वह अपनी माँ का इलाज कराने लगता है और यहां पर खुद स्कूल टाइम से आने के बाद इस सिग्नल पर खड़ा होकर खिलौने बेचकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने लगता है। माँ जब ये बात देखती है कि बेटा खिलौने बेच रहा है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन बेटे की जिद थी कि माँ का इलाज होना चाहिए। अब जैसे ये पूरी कहानी वह अमीर महिला अनीता सुनती है तो उसकी आंखें भी बहने लगती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है और वह कहने लगती है कि बेटा चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मेरे पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं। अब पहले तो संदीप मना करता है, लेकिन अनीता इस बात के लिए जिद करती है और उसके बाद जहां पर वो जा रही थी उस काम को कैंसिल करके संदीप को अपने साथ बैठाकर उसके किराए के उस कमरे पर चली जाती है जहां पर उसकी बीमार मां दवाई लेकर ठीक होने की कोशिश कर रही है। वहां पर जाने के बाद वह पहले तो उनका हालचाल जानती है और यहां पर जो संदीप होता है अपनी मां से उस महिला को इंट्रोड्यूस भी करा देता है। इसके बाद जो वह अनीता होती है वह वहां से पास ही के उस क्लिनिक पर जाती है जहां से उसका इलाज चल रहा है और उससे उनकी बीमारी के बारे में पूछती है। जैसे उन्हें बीमारी के बारे में पता चलता है तो इसके बाद वह संदीप से कहती है कि बेटा यहां पर अब तुम्हें इलाज नहीं कराना है, इसके बाद का जो इलाज होगा उसके लिए तुम फलाने हॉस्पिटल में कल पहुंच जाना अपनी मां को लेकर और वहीं पर तुम्हारी मां का इलाज हो जाएगा और तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारी मां के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा खर्चा मैं उठा लूंगी, बशर्ते तुम्हें अपनी मां के कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना है और यहां पर आकर इस तरह से खिलौने नहीं बेचने हैं। उसके बाद जो संदीप होता है ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान जाता है और यहां पर दूसरे दिन उस हॉस्पिटल में चला जाता है जहां पर अनीता उसे बैठी हुई मिलती है और वह अच्छे से डॉक्टर साहब से बात करके उसकी मां का ट्रीटमेंट चालू करा देती है। लगभग 2 साल तक उसकी मां का ट्रीटमेंट चलता है और 2 साल तक लगातार जो अनीता होती है उसकी मां के ट्रीटमेंट के लिए आकर उसे फल दिया करती और वहां पर उसकी देखभाल किया करती। संदीप और संदीप की मां उसका बहुत बहुत एहसान मानते हैं और कहते हैं कि आपका एहसान ये जिंदगी भर हम पे रहेगा और कभी भी आपको जरूरत हो तो हमें एक बार याद जरूर कर लेना। इसके बाद अनीता कहती है कि कोई बात नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद मैं तुम्हें याद कर लूंगी। 2 साल इलाज चलने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और तब तक जो संदीप होता है उसकी भी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो संदीप होता है वह अनीता से कह देता है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई है और अब हमें कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। इसके बाद जो अनीता होती है वह धीरे धीरे करके संदीप के घर जाना कम कर देती है और अपने घर में रहने लगती है। इधर जो संदीप होता है वह अपनी आगे की पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है और दोनों का एक दूसरे से कॉन्टैक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था। अनीता जिसके घर में उसका पति है और उसकी एक बच्ची है और वह दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। अनीता के जो पति हैं वह भी अच्छा खासा बिजनेस किया करते हैं और इसी बिजनेस के दम पर अनीता ने संदीप की मदद की थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ अनीता की जो बेटी होती है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन जैसे वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसी दौरान उसे एक भयंकर बीमारी हो जाती है दिल की, जिसके चलते उसका बहुत ज्यादा इलाज कराया जाता है, लेकिन इलाज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब बेटी बीमार हो जाती है तो उसके बाद जो उसका पिता होता है वह भी इस बात को काफी ज्यादा गंभीरता से लेता है और इसी वजह से वह अपने बिजनेस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाता है। बेटी की बीमारी के चलते उसका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया था और ऊपर से उसके इलाज में ढेर सारे पैसे खर्च हो रहे थे। इसी जद्दोजहद में वो लोग इधर उधर घूमते हैं ताकि उनकी बेटी का अच्छे से इलाज हो सके, लेकिन कहीं से भी उसको कोई भी फायदा नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद एक दिन अचानक से
से जो अनीता के पति का एक दोस्त होता है वह उसे एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है और कहता है कि वहां पर एक बहुत अच्छा सर्जन है और वो तुम्हारी बेटी का अच्छे से इलाज कर देगा। वह जाना माना है, कई ऐसे केस उसने सुधारे हैं। इसके बाद अनीता अपने पति के साथ उस बच्ची को लेकर सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो उस हॉस्पिटल को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यह हॉस्पिटल फिलहाल के समय के हिसाब से उनकी औकात से काफी ज्यादा बाहर था, क्योंकि बेटी के इलाज में ढेर सारे रुपए पैसे लग गए और ऊपर से जो बिजनेस था वह भी ठप हो गया है। ये लोग अपनी बेटी के इलाज में इधर उधर से कर्ज लेकर भी लगा चुके हैं और उस कर्ज को लौटाने का भी कोई सहारा इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो अनीता के पति होते हैं वो अपने एक दोस्त से थोड़ा बहुत पैसा उधार लेकर आए थे और अपनी बेटी को वहां पर एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने के बाद हॉस्पिटल वाले उनका इलाज करने लगते हैं और इलाज करने के लिए जैसे बड़ा डॉक्टर आता है तो आने के बाद अच्छी तरह से उस लड़की की तबीयत को जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने के बाद माता पिता को आश्वासन देता है कि आप लोग चिंता मत करिए, अच्छे से आपकी बेटी का इलाज हो जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। ऐसा कहकर उनने उनको शांत तो कर दिया था, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, लेकिन बेटी से वो काफी ज्यादा प्यार किया करते थे तो इसी वजह से वहां पर रहकर इलाज कराने लगते हैं। लगभग 2 से 3 महीने लगातार इलाज चलता है और इलाज के दौरान जो मेन डॉक्टर साहब होते हैं जो अनीता की बेटी का इलाज कर रहे थे वह बार बार उनके पास आया करते और वहां पर अच्छे से उनका जायजा लिया करते और यहां पर जो अनीता होती है उसको भी बार बार आश्वासन दिया करते, कहा करते कि अम्मा आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप परेशान मत हो, आपको कैसी भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। जैसे 3 महीने इलाज को कंप्लीट होते हैं तो जो लड़की होती है उसकी तबीयत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और इसके बाद हॉस्पिटल 2 दिन बाद छुट्टी देने के लिए बोलने लगते हैं। अब जैसे 2 दिन बाद छुट्टी होनी थी तो अनीता का जो पति होता है अपने दोस्तों के पास फोन करके पैसे उधार मांगने लगता है, लेकिन सभी दोस्त पैसे देने से मना कर देते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब इसी वजह से जो अनीता का पति होता है वो काफी ज्यादा उदास रहता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस उदासी को मैन डॉक्टर साहब भी देख लेते हैं और इसके बाद जैसे 2 दिन बाद छुट्टी होती है और उनका बिल उनके हाथों में थमाया जाता है तो दोनों पति पत्नी के हाथ कांप रहे थे कि इस हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद तो ढेर सारे रुपए पैसों का खर्चा आया होगा। और जैसे पति उस बिल को देखता है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल इस बिल के अंदर 1 भी रुपए उन्हें नहीं चुकाना था और इस बात को देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जब पति के चेहरे पर हैरानियत पत्नी देखती है तो उसके बाद उस बिल को अपने हाथ में लेती है और जैसे वो भी देखती है तो वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद जो अनीता होती है उस फाइल को पलटकर देखने लगती है तो उसके पीछे उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिस चिट्ठी को पूरी तरह से जब अनीता पढ़ती है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह सोचने लगती है कि भलाई लौटकर वापस आ जाती है। अब जब पति देखता है इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद इसके चेहरे पर अजीब भाव प्रकट हो गए हैं तो उसके बाद वह भी चिट्ठी को पढ़ता है और चिट्ठी को पढ़ने के बाद वह भी समझ जाता है कि उनका बिल 0 रुपए का क्यों आया है। इसके बाद जो अनीता होती है वहां से सीधी डॉक्टर साहब के कैबिन की तरफ दौड़ती है और जैसे वो कैबिन में घुसती है तो यहां पर जो संदीप होता है उसे देखकर उसकी आंखों के आंसू टपकने लगते हैं और वो कहने लगती है कि बेटा तुझे अब भी याद है कि मैं कौन हूं। तो सामने जो डॉक्टर था वह खड़ा होता है और कहने लगता है कि अम्मा आपने मेरी उस समय पर मदद की थी, अगर उस समय पर आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। दरअसल दोस्तों यहां पर जो डॉक्टर साहब थे वह और कोई नहीं वही संदीप था जो कि आज से 17 साल पहले ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेच रहा था। और जब संदीप ने पहली बार अनीता को देखा था तो उसी दौरान हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में से उनका एड्रेस निकाला और एड्रेस निकालने के बाद पूरी तरह से वेरीफाई कर लिया कि यह वही महिला है जिसने उसकी मदद की थी। इसके बाद उसने हॉस्पिटल वालों से साफ साफ बोल दिया कि इनका जितना भी बिल बनेगा वो सारा बिल मैं चुकाऊंगा, आप लोग इनसे बिल के बारे में नहीं पूछोगे, क्योंकि संदीप को उनकी पूरी कंडीशन के बारे में पता चल गया था। और इसी वजह से संदीप ने अच्छी तरह से उस लड़की का ट्रीटमेंट किया और जब लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तभी उसने उस चिट्ठी के जरिए अपने बारे में अनीता को बताया था। इसके बाद जो संदीप होता है वह वहां से उन लोगों के लिए घर तक जाने का इंतजाम कराता है और जैसे ही शाम को छुट्टी होती है तो शाम के समय सीधा उनके घर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद उनकी मदद के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाता है। अब यहां पर अनीता के जो पति होते हैं और अनीता होती है वह मदद से मना करने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा जितना तुमने कर दिया है यही काफी है, आगे से हम अपनी जिंदगी को अपने आप सेटल कर लेंगे। लेकिन संदीप जिद करता है और जिद करके उनके पति के उस बिजनेस को जो पूरी तरह से ठप हो गया था उसको दोबारा से खड़ा करवाता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, आपको रुपए पैसों की चिंता लेने की जरूरत नहीं है और अच्छे से अपने बिजनेस को खड़ा कर लीजिए, उसके बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। इसके बाद एक दिन जो संदीप होता है अपनी मां के साथ उस घर में आता है और वहां पर जैसे संदीप की मां जिसका नाम छाया होता है वह जैसे अनीता को देखती है
है और उनके बारे में सारी बात सुनती है तो उन्हें दिलासा देने लगती है, कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो संदीप की माँ है वह भी अनीता को अच्छी तरह से जाना पहचाना करती है, क्योंकि उन्होंने मुसीबत के समय में उनकी मदद की थी। अब तक भी उन दोनों के घर तक का आना जाना है और दोनों परिवार एक फैमिली की तरह रहा करते हैं। कभी भी किसी के घर में कोई भी फंक्शन हुआ करता है तो दूसरी फैमिली को जरूर से निमंत्रण दिया जाता है। और आज जो संदीप है उसको 3 बच्चे हैं और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।